हाय हेलो एवरीवन। सो केबल एंड वायर सेक्टर से एक और स्मॉल माइक्रो कैप प्लेयर पे आज हम डिस्कशन करेंगे, पैरामाउंट कम्युनिकेशन। लास्ट हमने डेल्टन केबल को कवर किया था। एक वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उसकी हमने डिस्कस करी थी कि कैसे उस बिजनेस ने जो एवरेज ग्रोथ रेट रहता था उसका, बिकॉज पहले वो सिर्फ एक ही सेगमेंट पे फोकस करते थे, टेलीकॉम सेगमेंट के ऊपर। क्लाइंटेल काफी कॉन्सेंट्रेटेड था कंपनी का, बट मैनेजमेंट ने कुछ हाई ग्रोइंग सेगमेंट के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया, ईपीसी, रेलवे, स्मार्ट मीटरिंग, एंड वहां से उसका ग्रोथ आना स्टार्ट हुआ। सिमिलरली पैरामाउंट कम्युनिकेशन को भी हमने लास्ट क्वार्टर से ट्रैक करना स्टार्ट किया है। मार्केट ने ऑल्दो इसके स्टॉक को अभी तक वैसा रिवॉर्ड नहीं किया जैसे डेल्टन केबल के स्टॉक को रिवॉर्ड किया है, बट इसके भी बिजनेस के फंडामेंटल्स बहुत इंप्रूव हुए हैं। एक ये टर्न अराउंड स्टोरी रही है। 8-10 ईयर्स का पूरा ऐसा पीरियड रहा है इस कंपनी का जहां पे ये लॉसेस पे थी, बहुत खराब पीरियड था, लेकिन वहां से कंपनी ने रिकवरी करी है पिछले कुछ सालों में। एंड पिछले क्वार्टर का तो परफॉर्मेंस अच्छा था, अब हमको देखना है कि इस क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल करना स्टार्ट किया इस क्वार्टर से। आप किसी भी बिजनेस के मैनेजमेंट को देखते हो कि जब वो कॉन्स्टेंटली प्रेस रिलीज करना स्टार्ट करते हैं, या फिर इन्वेस्टर पीपीटी शेयर करना स्टार्ट करते हैं, या फिर कॉन कॉल कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग साइंस होते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट अपने बिजनेस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के काफी कॉन्फिडेंस है, एंड वो मार्केट के साथ में, इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के साथ में उसको शेयर करना चाहते हैं। तो एक ट्रैकिंग पॉइंट जरूर बनता है ऐसे बिजनेसेस को ट्रैक करने का। एंड इनके कॉन कॉल में भी, अगर आप फर्स्ट टाइम पैरामाउंट कम्युनिकेशन का कॉन कॉल ये पढ़ते हो या इसको सुनते हो, आपको पूरा समझ में आता है कि बिजनेस ने कैसे स्टार्ट किया, कैसे प्रोग्रेस किया, देन क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किए, कितना बुरा टर्न अराउंड रहा, कितना बुरा फेस रहा इस कंपनी के लिए, एंड देन वहां से टर्न अराउंड किया है कंपनी ने। तो बहुत अच्छे इंसाइट्स इन्होंने शेयर किए हैं, उसको भी कवर करेंगे। सबसे पहले इनका मॉडल एंड Q2 का रिजल्ट कैसा आया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। केबल एंड वायर सेक्टर के अंदर ये कंपनी काम करती है। आई थिंक 2500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इनका। एंड प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो रेलवे के लिए डोमेस्टिक वायर्स कंपनी बनाती है, देन टेलीकॉम सेक्टर के लिए, पावर सेक्टर के लिए डाइवर्सिफाइड सेगमेंट है इनका केबल के अंदर। B2B में बहुत मार्की क्लाइंट्स है कंपनी के पास में, प्रेजेंस काफी वाइड है। एक्सपोर्ट में भी इन्होंने अपनी पिछले कुछ सालों में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस डेवलप करी है। देन अलग अलग सर्टिफिकेशंस हैं। दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी की, एक राजस्थान में, एक हरियाणा में। एंड सेक्टर वाइज अगर आप देखोगे तो चाहे स्टील हो, सीमेंट हो, कंस्ट्रक्शन हो, ऑयल एंड गैस हो, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को कंपनी केटर करती है। इनके अगर हम प्रोडक्ट रेंज देखें तो 25 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास में, 600 से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं, और 150 प्लस चैनल पार्टनर्स जो आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके साथ में पार्टनरशिप है कंपनी का। ये 4 कैटेगरी के प्रोडक्ट में कंपनी डील करती है। एंड इनमें ग्रोथ कहां से आ रही है तो पावर केबल में आप देखोगे स्मार्ट सिटी मिशन है जो गवर्नमेंट का, वहां से मेन ग्रोथ आ रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन जो चल रहा है, रूरल एरियाज में भी इलेक्ट्रिसिटी लेकर के जाना है, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, वहां से ग्रोथ आ रहा है। बिल्डिंग वायर्स में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अगेन वहां पे भी गवर्नमेंट का फोकस है, वो जो आपका अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है, उससे ग्रोथ आ रहा है। देन रेजिडेंशियल कमर्शियल स्टेट आपका आपका वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ चल रहा है। इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो चाहे ऑटो इंडस्ट्रीज हो, स्टील, सीमेंट, गैस, सब में कैपेक्स चल रहा है। सब में सारी कंपनीज क्या कर रही है, कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है, सो वहां से आपका ग्रोथ आ रहा है। एंड लास्टली आपका टेलीकॉम में जैसे 5G रोल आउट हो रहा है, प्लस जो अदर इनिशिएटिव्स हैं वहां से इनका ग्रोथ चल रहा है, इनका एंड प्लस पूरे सेक्टर का। ये इनकी मैनेजमेंट टीम है। संजय अग्रवाल जी ने वो पूरा जर्नी इस कंपनी के साथ में फेस किया है, जो 8-10 ईयर्स का बहुत खराब पीरियड था, एंड उसके बाद पूरा टर्न अराउंड स्टोरी इन्होंने लीड किया इस बिजनेस के लिए। ये 1955 में कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, तो ऑलमोस्ट 70 ईयर्स हम बोल सकते हैं कंपनी को हो गए हैं। एंड ये पूरा इनका जर्नी रहा है लास्ट 60-70 ईयर्स का। एक्सपोर्ट में अगर आप देखोगे कंपनी का सिर्फ 26 करोड़ का रेवेन्यू आता था FY20 में, एंड लास्ट 4 इयर्स के अंदर ऑलमोस्ट 10 टाइम ग्रोथ आया इनके एक्सपोर्ट वाले बिजनेस में। एक्चुअली ये रेवेन्यू इनका आई थिंक FY23 में 400 करोड़ तक गया था, उससे भी ज्यादा ग्रोथ थी, लेकिन वहां से ये डिक्लाइन हुआ है, FY24 में 276 करोड़ पे आया है। देन 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी की, काफी मार्की क्लाइंट लिस्ट है, BSNL, टाटा, अल्ट्राटेक, अदानी, गोदरेज, ये सब इस कंपनी के क्लाइंट हैं। एंड ये इनका पूरा टर्न अराउंड स्टोरी रहा है, मतलब इसको काफी डिटेल में इन्होंने कॉन कॉल में भी बताया, अभी हम डिस्कस करेंगे, इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से इनका ये पूरा डाउन टर्न स्टार्ट हुआ था इस बिजनेस का, एंड उसको 2017-18 में ग्रेजुअली मैनेजमेंट ने इसको रिवाइव किया पूरे तरीके से। देन इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो लास्ट 3 इयर्स में 27% का ग्रोथ रहा है पैरामाउंट कम्युनिकेशन के टॉप लाइन में। मार्जिन जो कंपनी के पहले नेगेटिव होते थे, अब बहुत अच्छे मार्जिन पे कंपनी डील करती है। आई थिंक अपने अपने सेक्टर में इंडस्ट्री के कुछ प्लेयर से भी बेटर मार्जिन ये कंपनी अब रिपोर्ट कर रही है।
ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। फिक्स एसेट टर्नओवर अगर आप देखोगे तो 6.3 का था कंपनी का FY24 में। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी ये बन चुकी है, टाइम से पहले ही इन्होंने डेट रिपे कर दिया है, जो हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था। और आरओई कंपनी का जो हार्डली 2% था FY21 में, अब आपको दिख रहा है कि Q2 में 14% का आरओई कंपनी का पहुंच गया है। सो ये सारे फैक्टर्स जो आप देख रहे हो, ये कैसे इंप्रूव हुआ है कंपनी का, इसको मेनली लीड किया है इसने। मतलब जो इनका रेवेन्यू है वो जब ग्रोथ करना शुरू हुआ, बिजनेस में जब ग्रोथ आना स्टार्ट हुआ, तो ऑटोमेटिकली ये जो सारे पैरामीटर्स हैं ये सब इंप्रूव हो जाते हैं। हमने बार बार इस पॉइंट को डिस्कस किया है कि चाहे आपका वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम हो, लो आरओई हो, मार्जिन लो हो, या फिर आपका आपका मतलब कैश फ्लो का प्रॉब्लम हो, ये सब आगे चल के आपका ठीक हो जाता है अगर बिजनेस में ग्रोथ हो। अगर बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं है तो ये सारी चीजें मैटर ही नहीं करती। मतलब इसका मतलब ये है कि बिजनेस अपने शेयर होल्डर्स के लिए कुछ जनरेट ही नहीं कर सकता, कुछ प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर सकता आने वाले सालों में। तो ग्रोथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी हम किसी भी बिजनेस को देखते हैं। तो वो इनका टर्न अराउंड रहा। देन अगर आप रेवेन्यू मिक्स देखोगे इनका प्रोडक्ट बेसिस पे, तो 50% रेवेन्यू पैरामाउंट का आता है पावर केबल से, रेलवे से इनको 10% रेवेन्यू आता है। डेल्टन का मेजर रेवेन्यू रेलवे से आता था, 46% उनका रेलवे से बिजनेस आता है। और उसके बाद एक्सपोर्ट से 29% का रेवेन्यू आता है कंपनी का। इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो अगेन बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, 41% का सेल्स ग्रोथ रहा है कंपनी का। मार्जिन फिर से इंप्रूव हुए हैं वाई लेवल पे। पैट मार्जिन ऑल्दो आपको दिखेगा कि नीचे आया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, इसका रीजन हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड डेट टू इक्विटी बहुत नेग्लिजिबल है कंपनी का। सो यहाँ पे आप देखोगे इबिटा ग्रोथ है, रेवेन्यू का ग्रोथ है, इनफैक्ट पीबीटी में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 49-50% का प्रॉफिट बिफोर टैक्स ग्रो हुआ है कंपनी का, बिकॉज मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है इनको, बिकॉज रेवेन्यू इनका ऑलमोस्ट 41% ग्रो हुआ है, पीबीटी जो है वो ऑलमोस्ट 50% पे ग्रो हुआ है। लेकिन पैड ग्रोथ कंपनी का ज्यादा नहीं आया है, सिर्फ 4-5% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है। वो है मेन आपका जो टैक्स वाला पार्ट। अगर आप देखोगे तो लास्ट कुछ क्वार्टर से ये कंपनी टैक्स पे नहीं करती थी, बिकॉज वो जो 8-10 ईयर्स तक इनको लॉसेस हुए थे उसका एडवांटेज मिलता था टैक्स में कंपनी को। अब इस क्वार्टर से कंपनी टैक्स पे करना स्टार्ट कर रही है, सो उसकी वजह से हमको दिख रहा है कि पैड ग्रोथ इनका सिर्फ 4-5% के आसपास रहा है। ईपीएस भी ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन ओवरऑल बिजनेस का हमको समझ आता है कि डायरेक्शन अच्छा है। मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं, पीवीटी भी ग्रोथ अच्छी रही है कंपनी की। एंड लास्टली अगर आप इंडस्ट्री का ओवरव्यू देखोगे तो जो हमने डेल्टन में भी डिस्कस किया था, पॉलीकैब की मैनेजमेंट ने भी बोला कि 10-12% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है केबल एंड वायर सेक्टर से अगले कुछ सालों में, बिकॉज जीडीपी जब आपकी 6-7% पे ग्रो कर रही है तो ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि ये सेक्टर जीडीपी का ऑलमोस्ट 2 टाइम के रेट पे ग्रो करता है। सो 10-12 सेक्टर पे ये परसेंट पे ये सेक्टर ग्रो कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाई ग्रोइंग सेक्टर्स हैं, जैसे आपका ईएमएस है, या आपका रिटेल है, या आपका ज्वेलरी सेक्टर है, ये इस सेक्टर पे मुझे उनके बाद फोकस करना है, बिकॉज वहां पे मुझे ज्यादा बेटर डील्स मिल रही है। ये सेक्टर भी मेरे रडार पे रहेगा ऑफकोर्स, बिकॉज कुछ ही तो ऐसे सेक्टर हैं जिनमें डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे यहां पे भी मिलेगी, बट ऑफकोर्स प्रायोरिटी मेरा उन सेक्टर्स पे रहेगा। और क्या क्या ग्रोथ लीवर्स हैं, तो अगेन अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज जो चली रहा है, यहाँ पे भी कंपनी कह रही है कि 80% मार्केट शेयर जो है वो ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास में आ जाएगा। आपका पावर जनरेशन की कैपेसिटी अगले 2-3 ईयर्स के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। देन वी ऑल नो कि रिन्यूएबल के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है, वहां से ग्रोथ आएगा। डेटा सेंटर से ग्रोथ आएगा। डेटा सेंटर से एक्चुअली पॉलीकैब की मैनेजमेंट ने बोला था कि अभी करंटली इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रही केबल एंड वायर सेक्टर के लिए, लेकिन नेक्स्ट 3-5 ईयर्स के अंदर एक अच्छा ग्रोथ आएगा इस सेक्टर से भी। फिर आपका गवर्नमेंट का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, वहां से ग्रोथ आएगा। हाउसिंग चली रहा है हमारा, रियल स्टेट, रेलवे के ऊपर हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट एवर बजट एलोकेट कर रही है गवर्नमेंट, वहां से फोकस आएगा। प्लस एक्सपोर्ट वाला पार्ट भी बहुत क्रिटिकल है सेक्टर के लिए, बिकॉज 9-10% का ग्रोथ तो एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से भी एक्सपेक्टेड है, जिसमें यूएस से ही अगर आप देखोगे तो वहां की गवर्नमेंट ने भी $3 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान अभी इनिशिएट किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ लीवर रह सकता है। तो रिजल्ट अच्छे आए हैं कंपनी के एंड आगे का स्कोप भी ठीक लग रहा है, बट अब हमको कॉन कॉल में देखना है कि मैनेजमेंट कैसा गाइडेंस देता है आने वाले क्वार्टर्स के लिए, अगले 2-3 सालों के लिए, उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इन्होंने एक छोटा सा बैकग्राउंड शेयर किया कि 1955 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। प्रोडक्ट वाइज हर एक तरीके की प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, लेकिन इनका जो मेजर डाउनफॉल है वो 2008 से स्टार्ट हुआ था। सो 2008 तक पैरामाउंट कम्युनिकेशन एक प्रॉफिटेबल कंपनी थी, इनफैक्ट डिविडेंड भी कंपनी देती थी उस टाइम तक। देन 2007 में, अगस्त 2007 में
कंपनी ने AEI केबल को एक्वायर किया था। यूके की थर्ड लार्जेस्ट केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी ये। सो इसको इन्होंने 2007 में एक्वायर किया। एक्वायर करने के पीछे पर्पस क्या था? बिकॉज उस टाइम पे पैरामाउंट कम्युनिकेशन काफी तेजी से अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा था, डिमांड अच्छी थी, एंड इनको एक्सपोर्ट का शेयर अपना बढ़ाना था। और उस टाइम पे एक्सपोर्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं, यूएस, यूके वगैरह, इनफैक्ट अभी भी मतलब आपको प्रोडक्ट वाइज बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वालिटीज को मीट करना पड़ता है, काफी सारे सर्टिफिकेशंस मैंडेटरी होते हैं। आई थिंक आर काबिल के मैनेजमेंट ने इस चीज को बोला था कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो सर्टिफिकेशंस है वो आर काबिल के पास है एक्सपोर्ट वाले पार्ट को लेकर के। तो उस टाइम 2007-8 में एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा था एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर के। सो जिस तरीके की वहां पे रिक्वायरमेंट्स थी उसको देखते हुए पैरामाउंट की मैनेजमेंट ने ये AEI केबल को एक्वायर किया था, सो दैट हमारा एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट ग्रो करने लग जाए। इनिशियली इनको ऑर्डर भी बहुत अच्छे मिले थे, बेनिफिट हुआ था, बट 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हुआ, सो इकोनॉमिक स्लोडाउन देखा हमने, मतलब ग्लोबली देखा था, इंडिया में भी देखा था, यूके में भी देखा। प्लस कंपनी कह रही है कि जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं, जो मेटल के प्राइसेस हैं, उसमें ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ था, बहुत तेजी से उसके प्राइसेस गिरे थे। एंड इवेंचुअली क्या हुआ कि इनका जो पैरामाउंट जो पेरेंट कंपनी है वो भी लॉस में चली गई, प्लस जो यूके वाली सब्सिडरी थी कंपनी वो भी लॉस रिपोर्ट करने लग गई। सो 8 to 10 ईयर्स का ये पूरा पीरियड रहा था, 2009-2010 से लेकर के 2017-18 तक कंपनी ने कंसिस्टेंटली लॉसेस रिपोर्ट करे थे। ऑपरेशन लेवल पे लॉस था, मतलब बॉटम लाइन आपको 1-2 साल में दिखेगा कि कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, बट वो अदर इनकम से आया था। मेन जो बिजनेस है कंपनी का वो लॉस में रहा था पूरे 10 ईयर्स तक। और उसको कंपनी ने किस तरीके से रिवाइव किया? सो इस पूरे ड्यूरेशन में 2010 के बाद से इनके जो प्रोमोटर्स हैं, जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट 128 करोड़ का फंड इन्फ्यूज किया इस कंपनी में। मतलब बिजनेस में उन्होंने खुद से पैसा लगाया, अपने रिसोर्सेस वगैरह गैदर्ड करके, एंड वहां से 2019 से कंपनी ये धीरे धीरे ग्रोथ के पाथ पे आई। इनका रेवेन्यू सडनली 314 करोड़ से 630 करोड़ तक गया। प्रॉफिट भी कंपनी ने 29 करोड़ का रिपोर्ट करा, एंड वहां से धीरे धीरे कंपनी ने टर्न अराउंड किया है। सो ये इनका पूरा टर्न अराउंड स्टोरी है। देन कंपनी कह रही है कि अब हम इस पोजीशन में हैं कि इंडिया की जो केबल एंड वायर इंडस्ट्री है उसमें हम वापस से अपनी पुरानी वाली पोजीशन को रीगेन कर सकते हैं, एंड यहां से फर्दर एक अच्छा ग्रोथ हम रिपोर्ट करने का टारगेट कर रहे हैं। यूएस में इनका FY23 में जो हमने डिस्कस किया, ऑलमोस्ट 400 करोड़ का एक्सपोर्ट था इनका यूएस वाले बिजनेस से, लेकिन FY24 में ये कम होकर के 271 करोड़ पे हो गया। मतलब 400 करोड़ से सीधे 271 करोड़। अब ये हमको वैल्यू में दिख रहा है बहुत ज्यादा रिडक्शन है, बट इसका रीजन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, बिकॉज अगस्त में टाइम से पहले ही कंपनी ने अपने सारे डेट रीपे कर दिए ARC को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को। एंड नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए मैनेजमेंट 25 to 30% का ग्रोथ टारगेट कर रहा है। मतलब इन्होंने गाइडेंस कितना दिया है? 25 से 30% का नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। यूएस में जो इनका सेल आता है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आता है मेनली। इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वहां पे बिल्ड किया है, एंड मैनेजमेंट ने बहुत एफर्ट डाला है वहां पे। अगर आप इनका लास्ट 4 ईयर का एक्सपोर्ट वाला बिजनेस देखोगे तो पर्टिकुलरली यूएस के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है, जिसका रिवॉर्ड हमको अभी देखने को मिल रहा है कंपनी के लिए। देन कंपनी का कहना है कि डोमेस्टिक में जो आपको पावर का जो रेवेन्यू शेयर इंक्रीज होता हुआ दिखा है 39 से 50%, सो उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी आई है। पावर केबल वाला सेगमेंट कंपनी के लिए 81% से ग्रो हुआ है YOY लेवल पे, इसीलिए उसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज हो गया है। देन कंपनी कह रही है कि एक्सपोर्ट इनका FY24 में काफी खराब गया था एक्सपोर्ट वाला पार्ट, सो वहां पे डिमांड वगैरह इंपैक्ट हुई थी। अभी H1 में इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, 152 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया था एक्सपोर्ट में लास्ट ईयर। इस साल अभी तक 190 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी एक्सपोर्ट वाले पार्ट पे कर चुकी है। देन वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखोगे इनका तो 53% रहा है। मतलब जो टोटल टनेज जो इन्होंने कंज्यूम किया है एल्यूमिनियम का, कॉपर का, उसमें 53% की ग्रोथ रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर। लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ 40-41% का आया। तो उसका रीजन ये है कि जो हमने डेल्टन केबल के एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि कॉपर मेटल के प्राइसेस जो है वो लास्ट 6 मंथ्स में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहे हैं। सो प्राइसेस के फ्लक्चुएशन की वजह से इनका रेवेन्यू ग्रोथ 40-41% है, बट टोटल वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखोगे तो वो 53% का रहा है YOY लेवल पे। देन अक्टूबर तक, मतलब ये जो Q3 आपका स्टार्ट हुआ है, सेकेंड हाफ जो आपका स्टार्ट हुआ है, सो ऑलरेडी तब तक 619 करोड़ का इनके पास ऑर्डर बुक ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि FY24 में इनका टोटल रेवेन्यू था 1070 करोड़ के आसपास,
फर्स्ट हाफ में कंपनी 680 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुकी है, एंड अभी इनके पास 619 करोड़ का ऑर्डर बुक ऑलरेडी पेंडिंग है ये सेकंड हाफ के लिए। तो अगर कंपनी के पास कोई फ्रेश ऑर्डर नहीं भी आता है यहां से, स्टिल अगर इसको एग्जीक्यूट करती है कंपनी, तो वाई लेवल पे ऑलमोस्ट 1300-1400 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू रिपोर्ट कर सकती है FY25 में। यानी वाई लेवल पे आपका 30% का ग्रोथ तो वैसे ही कंपनी करने वाली है FY25 के अंदर। तो ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है कंपनी का। देन डेट अभी है नहीं, और कैपेक्स अगर आप देखोगे तो FY24 में 62 करोड़ का कैपेक्स इन्होंने किया था। अभी फर्स्ट हाफ में 27 करोड़ का कैपेक्स कंपनी कर चुकी है। सेकंड हाफ में भी इनका टारगेट है ऑलमोस्ट इसी के आसपास, मतलब 25-30 करोड़ का और फर्दर कैपेक्स कंपनी करने वाली है। देन कंपनी का कहना है कि वो जो 10 ईयर का पीरियड था बहुत बुरा फेज था ऑफ कोर्स, एंड उसमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि एक तो मतलब डिमांड एकदम से चली गई, कमोडिटी के प्राइसेस एकदम से काफी ज्यादा गिर गए थे। फिर बीच में कंपनी कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए भी इन्होंने अप्लाई किया था, जहां पे आप बैंक को बोलते हो कि या तो आपका लोन का टेन्योर को बढ़ा दिया जाए, या फिर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए, या लोन का अमाउंट कम कर दिया जाए, बिकॉज आप डेट ऑब्लिगेशन अपना पे नहीं कर पा रहे हो अभी। सो वो सारी चीजों के लिए भी अप्लाई किया कंपनी ने। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई करते हो, तो जो बैंक्स हैं वो बहुत सारी चीजों पे आपके रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं आपके बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर। मतलब उस टाइम पे क्या है कि आप कोई भी एक लिमिट से ज्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं ले सकते अपने बिजनेस के लिए, बिकॉज B2B बिजनेस है। और अगर आप बड़ा ऑर्डर लोगे तो ऑफकोर्स आपको इनिशियली खुद कैपिटल लगाना पड़ेगा, और आपके पास लोन रिपे करने का पैसा नहीं है, तो इनिशियल फंड एक्स्ट्रा फंडिंग तो आपको किसी से मिलेगी नहीं। यानी कि एक तरीके का लूप हो गया बिजनेस के लिए, जो अभी मुझे लोन देना है उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए मेरे को और पैसा मिल नहीं सकता, बिकॉज बैंक्स ऑफ कोर्स देंगे नहीं जब आपका ऑलरेडी ऑब्लिगेशन आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो ये बहुत चैलेंजिंग फेज था कंपनी के लिए, एंड अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन था इनके पास कि जो प्रोमोटर्स हैं वो खुद अपना पैसा लेकर के आए। सो ऑलमोस्ट 128 करोड़ के आसपास इनके प्रोमोटर्स ने इस ड्यूरेशन में इस बिजनेस में इन्फ्यूज किया। एंड चैलेंजेस इसलिए भी ज्यादा थे बिकॉज आपने वो एक्विजिशन कर लिया है, वो जो यूके वाला एक्विजिशन किया है, और वहां पे बिजनेस में तो डिमांड नहीं है, लेकिन आपके फिक्स कॉस्ट तो आपको पे करने ही पड़ेंगे। ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा एम्प्लॉयज थे इनके उस यूके वाले बिजनेस में, और वहां की सैलरी भी काफी ज्यादा थी। तो ये सारे चैलेंजेस कंपनी को फेस करने पड़े। देन अल्टीमेटली प्रोमोटर ने जो इन्फ्यूज किया फंडिंग, वहां से इनका ग्रोथ वगैरह आना स्टार्ट हुआ। कंपनी कह रही है कि इस पूरे ड्यूरेशन में हमने जो रेपुटेशन दी हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी की, उसको कभी भी नीचे नहीं जाने दिया, क्वालिटी हमने मेंटेन रखी, प्लस जो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट हमको मिलता था कुछ कुछ कंपनी से, उसको हम टाइमली फुलफिल करते थे। तो एक तरीके से मार्केट में हमारी जो रेपुटेशन है वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है, एंड उसको अब हम लिवरेज करेंगे, बिकॉज वर्किंग कैपिटल वो सारा प्रॉब्लम अब सॉर्ट आउट हो चुका है। तो आगे हमारा फोकस ग्रोथ के ऊपर रहेगा, एंड ये जो हमने रेपुटेशन बिल्ड करी है लास्ट 60-70 ईयर्स के अंदर, ये हमको हेल्प करेगा उस ग्रोथ को ड्राइव करने के अंदर। देन वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम ऑफकोर्स रहेगा, चाहे डेल्टन केबल हो या पैरामाउंट कम्युनिकेशन हो। आप अगर इन कंपनीज का वर्किंग कैपिटल कंपेयर करोगे लाइक पॉलीकैब, केईआ इंडस्ट्री की तरह, तो बहुत अनफेयर है। बिकॉज पहला पॉइंट तो ये है कि उनका ब्रांड बन चुका है, वो इस फेज को ऑलरेडी अभी तक फेस कर चुके हैं, अभी उनका एक बड़ा ब्रांड स्टैब्लिश हो चुका है। दूसरा, ये जो कंपनीज हैं जैसे पैरामाउंट कम्युनिकेशन को देखोगे तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है, डीलर के थ्रू ये काम नहीं करते हैं। यूएस में ऑल दो पैरामाउंट का जरूर डीलर डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू काम है, लेकिन इनको चैनल फाइनेंसिंग का एडवांटेज भी नहीं मिलता है, बिकॉज पॉलीकैब, केईआई के साथ में क्या है कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल देते हैं, और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो पेमेंट करनी होती है वो उनके बिहाफ पे जो बैंक एनबीएफसी होते हैं वो पॉलीकैब को या केईआई को करते हैं। उनको चैनल फाइनेंसिंग का एडवांटेज मिल जाता है। देन जब वो डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना वो माल बेच देते हैं कस्टमर को, तो वो अपना जो भी लोन वगैरह बनता है वो अपना इंटरेस्ट के साथ में बैंक्स वगैरह को रीपे कर देते हैं। ये एडवांटेज पैरामाउंट को नहीं मिल सकता, बिकॉज उतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड अभी बना नहीं है। ये लास्ट 6-7 ईयर्स तो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए हैं, अभी इन्होंने रिवाइव करना स्टार्ट किया है। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि हमको वो स्ट्रेंथ गेन करने में टाइम लगेगा, तो बिकॉज कॉमन सेंस है, उनके लिए वो चीज हो चुकी है, इस कंपनी को अभी वो टाइम लगेगा। तो वर्किंग कैपिटल इनका ऑल्दो लास्ट 2-3 ईयर्स में इंप्रूव जरूर हुआ है। पहले 130-140 डेज तक था, अभी कम होकर के धीरे धीरे 100 डेज पे आ रहा है। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि ग्रेजुअली इसमें इंप्रूवमेंट आएगा। मेन चीज इसीलिए हम बोलते हैं कि बिजनेस में ग्रोथ होना चाहिए, बिकॉज अगर बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, बिजनेस में डिमांड आ रहा है, उसके पास ऑर्डर आ रहे हैं, क्लाइंट को वो रिटेन कर पा रहा है, नए क्लाइंट वो लेकर के आ रहा है, तो ये सारी चीजें आपके आगे चल के सॉल्व हो सकती है। बिकॉज आपका ब्रांड बनेगा कैसे, जब तक आपका धंधा ग्रो नहीं होगा। तो अगर इनका ये ग्रोथ मेंटेन रहा, सो नेचुरली ये सारी चीजें इनके लिए भी इंप्रूव हो जाएगी आगे चल के। सो वही मैनेजमेंट का कहना है। आई मीन इस पे अगर आप एक और चीज देखोगे,
सो आई थिंक अभी डिस्कशन चल रहा था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ईपैक को लेकर के किसी के साथ में कि वो कंपनीज का वर्किंग कैपिटल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, चाहे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का देखोगे या ईपैक का भी देखोगे, जैसा वो अगले 5 ईयर्स के लिए ग्रोथ टारगेट कर रहा है। सो क्वेरी ये था कि क्यों ना वो कंपनीज अपने वर्किंग कैपिटल पे काम करे रेदर देन जो बड़ा बड़ा कैपेक्स वो प्लान कर रहे हैं आगे फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के। बट इसमें अगर आप देखो तो कितना बड़ा फ्लॉ है, मतलब कितना बड़ा ड्रॉबैक है इन कंपनीज के लिए, बिकॉज आज आप मार्केट शेयर लूज कर दोगे जस्ट बिकॉज आप अपना वर्किंग कैपिटल इंप्रूव कर रहे हो। वर्किंग कैपिटल इंप्रूव करने का मतलब क्या है, आप इन्वेस्ट करना बंद कर दो फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर, आपका वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, आपके रिसीवेबल्स ठीक हो जाएंगे, इन्वेंट्रीज ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा बिजनेस आप स्केल कर सकते हो? आप कभी बिजनेस स्केल नहीं कर सकते इस तरीके से। सो ये शॉर्ट टर्म पेन तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपको एक बड़ा प्लेयर बनना है इंडस्ट्री में, वरना आपका कैश फ्लो कितना पॉजिटिव हो, मतलब वर्ल्ड की आपकी सबसे बेस्ट बैलेंस शीट हो, ये सब मैटर नहीं करती अगर आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं है, अगर आप मार्केट शेयर गेन नहीं कर पा रहे हो। आज के टाइम पे आप देख सकते हो मार्केट में कितनी सारी ऐसी कंपनीज हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, मतलब जिनका फ्री कैश फ्लो वो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस में कुछ ग्रोथ नहीं है एंड लास्ट 4-5 ईयर से शेयर होल्डर के लिए जीरो रिवॉर्ड है। तो मेन जो हमको फोकस करना है वो बिजनेस के डायरेक्शन के ऊपर करना है कि क्या वो मार्केट शेयर गेन कर रहा है, क्या उसका ब्रांड स्ट्रांग बन रहा है, क्या बड़े बड़े क्लाइंटों को वो लेकर के आ पा रहा है, क्या बिजनेस में ग्रोथ है, ये बिजनेस का ग्रोथ सस्टेन रह सकता है। सो इन पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बिजनेस अभी उस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है। देन कंपनी कह रही है कि आगे चल के मार्जिन हमारे थोड़े बहुत इंपैक्ट हो सकते हैं बिकॉज हमारा मेन फोकस अब वॉल्यूम ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर रहेगा, तो मार्जिन थोड़ा बहुत हमारा इंपैक्ट हो सकता है। लास्ट 2-3 ईयर्स में ऑल्दो कंटिन्यूसली कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। देन एक और पॉइंट अगर आप देखोगे तो पॉलीकैब और केईआई प्लस और भी जो कुछ कंपनीज हैं उनके मार्जिन कम हुए हैं इस क्वार्टर में, बिकॉज जो हमने रीजन डिस्कस किया था कि कमोडिटी के प्राइसेस इतने ज्यादा वॉलेटाइल रहे, सो उनके मार्जिन थोड़े से कम हुए। लेकिन पैरामाउंट कम्युनिकेशन का मार्जिन वाई लेवल पे इंप्रूव हुआ है, तो इसका रीजन भी यही डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वाला है, बिकॉज पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्री के लिए जो बहुत बड़ा सेल्स जो है उनका वो उनके चैनल फाइनेंसिंग से आता है, मतलब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आता है। अब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से एक एडवांटेज आपको मिलता है प्राइसिंग कंट्रोल के ऊपर, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जब भी रॉ मटेरियल के प्राइसेस इतने ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ये अपनी बाइंग को रोक देते हैं, मतलब थोड़ा ये वेट करते हैं प्राइसेस थोड़े स्टेबल हो जाए उसके बाद हम बाय करेंगे। तो वहां पे आपको सेल्स पुश करने के लिए प्राइस को थोड़ा सा फिक्स रखना पड़ता है, वो थोड़ा सा पेन लेना पड़ता है जो पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्री ने लिया इस क्वार्टर में। सो उसकी वजह से उनके मार्जिन थोड़े से इंपैक्ट हुए। पैरामाउंट कम्युनिकेशन जैसा इन्होंने बताया कि इनका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से ज्यादा सेल्स आता नहीं है, सिर्फ 56 करोड़ जो सेल्स है इनका वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से आता है। सो आउट ऑफ 670 करोड़ अगर आप देखोगे हार्डली 9-10% भी सेल्स इनका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से नहीं आता है, तो इसीलिए इनके मार्जिन पे इंपैक्ट नहीं पड़े हैं। दूसरा पॉइंट और, यूएस में इस कंपनी की जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क जो इन्होंने बनाया भी है तो उस पे ये फिक्स प्राइसेस पे काम करते हैं, मतलब एक बार इन्होंने प्राइस को सेट कर लिया और वो 4 मंथ का पीरियड होता है, तो उसी के बेसिस पे कंपनी काम करती है। मतलब प्राइस अगर फ्लक्चुएशन होता भी है तो कंपनी उसको पहले से फैक्टर इन करके चलती है, प्लस हैजिंग करके चलती है, तो इसीलिए वहां से ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। दूसरा, मैनेजमेंट का बोलना है कि अब हमने मतलब फिक्स बेसिस पे लॉन्ग टर्म ऑर्डर लेना हमने बंद कर दिया है, मैक्सिमम ये 4 मंथ्स के ऑर्डर लेते हैं फिक्स प्राइस बेसिस पे, उससे ज्यादा का जो ऑर्डर होता है वो कंपनी वेरिएबल प्राइसेस पे लेती है। सो मैनेजमेंट का कहना है कि 2007-8 में जो हमारा वो सिनेरियो रहा उससे हमने बहुत बड़ी लर्निंग ली है, बिकॉज उस टाइम पे क्या हुआ था कि ऑर्डर्स तो इनको मिल गए थे लेकिन एकदम से स्लो डाउन आया इंडस्ट्री के अंदर, डिमांड चली गई पूरी इकोनॉमी में एंड कमोडिटी के प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गए थे, तो इनकी जो प्राइसिंग थी वो बहुत ज्यादा थी। अब जो क्लाइंट है इनके उन्होंने मतलब वहां पे लेना बंद कर दिया, एकदम से डिमांड चली गई, प्लस हाई इन्वेंट्री कंपनी को अपनी बुक पे रखनी पड़ी थी, तो वो बहुत बड़ा लॉस इनको लेना पड़ा था। इसीलिए अब इन्होंने ये स्ट्रेटेजी रखी है कि मैक्सिमम 4 मंथ तक ये फिक्स प्राइसिंग पे काम करते हैं, उसके बाद जितना भी टेन्योर होता है, लेट्स से 1 ईयर का या 2 ईयर का इनको ऑर्डर मिलता है अगर किसी क्लाइंट से, तो वो कंपनी वेरिएबल प्राइसिंग पे करती है, मतलब अगर मेटल के प्राइसेस नीचे जाएंगे तो प्राइस नीचे जाएगा, अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो ये कंपनी भी प्राइस इंक्रीज करेगी। सो इस स्ट्रेटेजी पे कंपनी काम करती है, इसीलिए ये रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो फ्लक्चुएट हुए हैं उससे इनके मार्जिन पे इंपैक्ट नहीं पड़ा है। देन कंपनी कह रही है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए हमारा टारगेट क्या है कि ऑलमोस्ट 33,000 टन हमको प्रोसेस करना है हमारी कैपेसिटी के अंदर। 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी की और उसमें ये FY26 तक 1800 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं।
मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी बहुत इजीली 13-1400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगी। देन FY26 तक ये 1800 करोड़ का रेवेन्यू प्लान कर रहे हैं, मतलब वही 25-30% के आसपास का ग्रोथ टारगेट हो गया। एंड देन उसके बाद मतलब FY29 तक टोटल इन्होंने 5 इयर्स का गाइडेंस दिया है। 25-30% तक का ग्रोथ कंपनी का कंटिन्यू रहेगा। अब ऑफ कोर्स इसमें कंपनी कह रही है कि ऐसा फिक्स नहीं है कि इतना ही ग्रोथ रहेगा, बिकॉज पास्ट का जो वो एक्सपीरियंस रहा है वो हमको ये सिखाता है कि चीजें कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती। तो उसके लिए बिल्कुल हम रेडी हैं कुछ भी अगर ऐसा सेटबैक आएगा, लेकिन इंटरनली हमारा गाइडेंस ये है कि 25 से 30% का ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं आज के बेसिस पे, जैसे इंडस्ट्री में डिमांड दिख रही है और बिजनेस में जो हमारे पास कैपेसिटी है। सो इतना ग्रोथ हम प्लान कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। देन कंपनी का कहना है कि पावर केबल आज इनके लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब 40-50% जो बिजनेस है इनका वो पावर केबल से आता है। बट मैनेजमेंट कह रहा है कि ये चेंज हो सकता है, ये कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज एज अ बिजनेस हमारा फोकस इस पे होता है कि किस सेक्टर से, किस प्रोडक्ट से ज्यादा ग्रोथ आ रही है, कहां पे प्रॉफिटेबल मार्जिन ज्यादा आ रहे हैं, कहां पे वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है। सो कंपनी कह रही है कि अगर कल को चल के रेलवे से डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ती है पावर केबल्स की, तो हम वहां पे सप्लाई करेंगे। सो आप देखोगे कि पावर केबल का जो कंट्रीब्यूशन है वो 40-50% से बढ़ जाएगा। सिमिलरली टेलीकॉम मतलब आज हमारे लिए बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जैसे ऑप्टिकल फाइबर का जो डिमांड है और जो भारत नेट आपका जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि रूरल एरिया तक इंटरनेट को लेकर के जाना है, जो उन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई करे हैं। सो उसमें फेज 1 फेज 2 आई थिंक अभी कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट ईयर आपका फेज 3 स्टार्ट होगा। तो कंपनी कह रही है कि अगर कल को वहां से बहुत ज्यादा डिमांड आती है तो ऑफकोर्स हम उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप देखोगे हमारा टेलीकॉम का जो बिजनेस का जो रेवेन्यू शेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो एज सच कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि एक प्रोडक्ट से हमको इतना ही कंट्रीब्यूशन रखना है, ये टोटली मैटर करता है कि कहां से डिमांड ज्यादा है, वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा है और मार्जिन वगैरह हमको कहां पे ज्यादा बेटर मिल रहे हैं। तो वो इनका प्लान है ओवरऑल। अभी करंटली जो पावर केबल है उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, बिकॉज उसमें कंपनी कह रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड चल रहा है। एक तो बड़ा रीजन ये है कि कंट्री की जो जीडीपी ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 6-7% के आसपास है, जो कि बाकी कंट्री से बहुत ज्यादा है। सो जब 7% पे आपका जीडीपी ग्रो कर रहा है तो उसके साथ में आपके बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। अब पहले जो कैपेक्स था वो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से था, बट लास्ट 2-3 इयर्स के अंदर कंपनी कह रही है कि प्राइवेट कैपेक्स भी होना स्टार्ट हो गया है। अलग अलग इंडस्ट्रीज में आप देखोगे स्टील हो, सीमेंट हो, और भी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, सब ने अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो जहां पे एक्सपेंशन होगा, जहां पे नई कैपेसिटी आएगी, वहां पे आपका केबल का रिक्वायरमेंट आएगा। देन कंपनी कह रही है कि गवर्नमेंट अगर रोड भी बना रही है, हाईवेज भी बना रही है, सो उसके साथ में भी आपको केबल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बिकॉज आपको कम्युनिकेशन नेटवर्क बिल्ड करना है, आपको इलेक्ट्रिफिकेशन लेकर के जाना है। सो उसके लिए आपको केबल का रिक्वायरमेंट होता है। प्लस रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, जहां से कंपनी कह रही है कि लास्ट कुछ सालों में सबसे ज्यादा कस्टमर्स हमारे इन दोनों सेक्टर से बने हैं। फिर आपका मेट्रो बन रहा है, वहां पे केबल की रिक्वायरमेंट है। रेलवे का अगेन मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वहां पे केबल की रिक्वायरमेंट है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मैनेजमेंट का बोलना है कि जहां से पावर केबल की इतनी ज्यादा ग्रोथ आ रही है आज के टाइम पे। एंड ऑफ कोर्स मैनेजमेंट का कहना है कि इसमें बिल्कुल हम फ्लेक्सिबल हैं, अगर कल को हमको डिमांड दिखेगा ऑप्टिकल फाइबर में तो हम वहां पे भी फोकस करना स्टार्ट करेंगे। देन ये जो टैक्स वाला जो अभी इनके साथ ये स्टार्ट हुआ है, सो कंपनी कह रही है कि ये प्रोबेबली नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स तक कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज पहले हमको टैक्स पे करना नहीं होता था लॉसेस की वजह से। अब अगले 2-3 क्वार्टर तक, यानी कि FY26 के Q2 तक आप देखोगे कि इनका ये सिनेरियो रहेगा, यानी इनका पैड ग्रोथ इतना ज्यादा नहीं होगा। ऑल्दो रेवेन्यू का ग्रोथ 25-30% तक रह सकता है, इबिटा का ग्रोथ उससे थोड़ा सा ज्यादा रह सकता है, बिकॉज आपके कॉस्ट वगैरह आप मेंटेन करते हो। एंड क्योंकि कोई बहुत बड़ा कैपेक्स अभी ये प्लान नहीं कर रहे हैं नियर टर्म में, सो इनका जो पीबीटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसका ग्रोथ भी इससे ज्यादा रह सकता है, हार्ड मतलब 35-40% तक रह सकता है। लेकिन जो पैड ग्रोथ है वो आपका मे बी 5-6-7% तक रहेगा, बिकॉज टैक्स अब आपको पे करना पड़ रहा है। तो Q2 तक, FY26 के Q2 तक ये सिनेरियो चलेगा, बिकॉज तब बेस आपका बन जाएगा। देन उसके बाद हम देखेंगे कि इनका पैड ग्रोथ आना स्टार्ट होगा, ईपीएस भी ग्रो करना स्टार्ट करेगा कंपनी का। यूएस वाले पार्ट में इन्होंने बहुत एफर्ट डाला है लास्ट 3-4 इयर्स के अंदर। सो इनका जो जितना भी सेल है यूएस में वो सब डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से आता है। एंड कंपनी कह रही है कि यूएस में के हर एक पोर्ट में हमारी प्रेजेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हमने वहां पे बिल्ड करी है। इस साल कंपनी एक्सपोर्ट में 500 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रही है, एंड ऑफकोर्स उसमें यूएस का बहुत बड़ा शेयर रहेगा। सो कंपनी कह रही है कि FY19 तक
यूएस बिल्कुल भी मतलब चाहता नहीं था कि इंडिया से हम इंपोर्ट करें, लेकिन आज अगर हम देखते हैं FY20 में हमको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला उसमें। उसका एक बहुत बड़ा रोल China+1 का भी रहा, जहां पे यूएस की कंपनीज ने एक अल्टरनेट ढूंढना स्टार्ट किया कि चाइना के अलावा हमको बाकी कंट्रीज से इंपोर्ट करना है। तो इंडिया का उसमें शेयर बढ़ा, प्लस कंपनी कह रही है वियतनाम है, मैक्सिको है, ये सारी कंट्रीज भी आज के टाइम पे यूएस में काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। चाइना से भी आता है अभी भी, लेकिन उसका शेयर बहुत कम हो गया, पहले काफी ज्यादा आता था, अब बहुत कम हो गया है। सो कंपनी कह रही कि ये सारे एडवांटेजेस हमको मिले हैं, एंड अभी इनका बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है वहां पे। यूएस कंपनी कह रही है कि इंडियन मार्केट से अगर आप देखोगे तो यूएस मार्केट का साइज बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट $47 बिलियन का यूएस का मार्केट है केबल एंड वायर इंडस्ट्री का। इसमें से $30 बिलियन जो है वो यूएस इंपोर्ट करता है, बाहर कंट्रीज से वहां पे एक्सपोर्ट जाता है, और जो $30 बिलियन है वो वहां पे वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन उस $30 बिलियन में से ऑलमोस्ट 12 to 13 बिलियन यूएस एक्सपोर्ट करता है। तो नेट कंजम्पशन जो है यूएस का वो 48 बिलियन के आसपास है। तो कंपनी कह रही है कि बहुत बड़ा मार्केट है वो हमारे लिए, एंड क्योंकि लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर हमने ऑलरेडी वहां के बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ में पार्टनरशिप कर रखा है, तो हमारे लिए एडवांटेज है कि हम वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ भी ला सकते हैं, प्लस न्यू प्रोडक्ट भी वहां पे हम लॉन्च कर सकते हैं। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी कंपनी वहां पे एक्सप्लोर कर रही है। देन अगर आप इनका पावर केबल का सेगमेंट देखोगे तो इसका रेवेन्यू FY23 में नीचे आया था कंपेयर टू FY22। तो उसका रीजन ये है कि मैनेजमेंट कह रही है कि जो 2-3 सालों में हमने एफर्ट लगाया था यूएस मार्केट को बिल्ड करने के लिए, FY23 में क्या हो रहा था कि यूएस से बहुत स्ट्रांग डिमांड थी, मतलब डे एंड नाइट वहां पे बहुत स्ट्रांग डिमांड आ रही थी। तो हमने अपनी पूरी एनर्जी, पूरा एफर्ट जो है वो यूएस मार्केट के ऊपर लगाया। हमने डोमेस्टिक मार्केट का ग्रोथ को एक तरीके से रोक दिया था, एंड यूएस में हमने अपना पूरा फोकस लगाया। सो FY22 में इन्होंने टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 132 करोड़ के आसपास किया था, जिसमें 100 करोड़ इनका यूएस से आया था, बाकी 32 करोड़ कंपनी का यूके एंड अदर कंट्रीज से आया था। लेकिन FY23 के अंदर ऑलमोस्ट 400 करोड़ का एक्सपोर्ट का बिजनेस आया पैरामाउंट कम्युनिकेशन का। इसमें से 399 करोड़ कंपनी ने सिर्फ यूएस से किया, सिर्फ 1 करोड़ इन्होंने यूके या अदर कंट्री से किया था। तो इस लेवल का ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट करा था यूएस के अंदर। मतलब इनका कहना था कि वहां पे इतनी स्ट्रांग डिमांड थी, तो लास्ट 2-3 इयर्स का जो हमारा एफर्ट था वहां पे क्लाइंट बिल्ड करने का, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बिल्ड करने का, सप्लाई चेन बिल्ड करने का, उसको हम लूज नहीं करना चाहते थे। इसीलिए हमने पूरा फोकस जो है वो यूएस मार्केट के ऊपर लगाया FY23 के अंदर, एंड डोमेस्टिक मार्केट में ग्रोथ कम रही थी। FY24 में क्या हुआ कि यूएस की मार्केट में फॉल देखने को मिला। मतलब वहां पे अगर आप एक्सपोर्ट के टर्म्स में देखोगे तो इनका 400 करोड़ का एक्सपोर्ट सीधे गिर के 276 करोड़ पे आ गया था FY24 के अंदर। लेकिन कंपनी कह रही है कि ये वैल्यू टर्म में आपको ज्यादा रिडक्शन देखने को मिल रहा है, ऑल्दो वॉल्यूम टर्म में सिर्फ 4% का डिक्लाइन था। सो इन्होंने FY23 के अंदर ऑलमोस्ट 500 कंटेनर्स थे जो वो यूएस में भेजे थे। FY24 में 483 कंटेनर्स इन्होंने भेजे, यानी अगर आप वॉल्यूम टर्म में देखोगे तो सिर्फ 4% का डिक्लाइन था। वैल्यू टर्म में इतना ज्यादा डिक्लाइन इसीलिए आया बिकॉज एक तो प्राइसेस काफी ज्यादा गिर गए थे, दूसरा ये जो कंटेनर हैं इनके प्राइसेस भी बहुत डिक्रीज हो गए थे। सो FY23 में एक कंटेनर का प्राइस 16 लाख था, FY24 में एक कंटेनर का प्राइस 4 लाख रुपीस था। तो इन दोनों चीजों की वजह से इनका ओवरऑल इंपैक्ट इतना ज्यादा पड़ा। अदरवाइज वॉल्यूम ग्रोथ इनका हार्डली 4% डिक्लाइन हुआ था YOY लेवल पे। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें क्या है कि एक्सपोर्ट मार्केट का रेवेन्यू कंपनी का 400 करोड़ से कम होकर के 276 करोड़ पे आया FY24 में। लेकिन कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अगर आप देखोगे पैरामाउंट का तो वो 34-35% से ग्रो हुआ YOY लेवल पे, बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट में इन्होंने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया उस साल FY20 लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि यही स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है पैरामाउंट कम्युनिकेशन का कि जो 60-70 ईयर्स की हमारी प्रेजेंस है, जो ब्रांड रिकॉग्निशन है, वो हमको ये क्वालिटी देता है, ये एबिलिटी देता है कि हमको जहां पे सेल्स करना है, जहां पे फोकस करना है वहां हम कर सकते हैं। वो एबिलिटी है हमारे पास। इशू हमारे पास आज के टाइम पे दो हैं। पहला इशू है प्रोड्यूस करने का, मतलब जो कैपेसिटी है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना, एसेट्स को अच्छे से यूटिलाइज करना, ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है हमारा कि सही रेट के ऊपर ऑर्डर मिलना चाहिए, मतलब मार्जिन उसमें अच्छे मिलने चाहिए। सो इन दो चीजों पे हम चैलेंज फेस कर रहे हैं। पहले जो चैलेंज था वो फंडिंग को लेकर के था कि वर्किंग कैपिटल वही नहीं पूरा होता था, तो इसलिए हम ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाते थे। आज वो प्रॉब्लम नहीं है। आज प्रॉब्लम है कि सही रेट पे हमको ऑर्डर मिले एंड एसेट्स को हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, यानी एग्जीक्यूशन हमारा प्रोडक्शन वाले पार्ट पे अच्छा रहे। देन
इनका ग्रोथ वगैरह का टारगेट तो वही है 50%, 25 से 30% का कंपनी टारगेट कर रही है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। कैपेक्स पे कंपनी का कहना है कि 1800 करोड़ तक हम इन्हीं दोनों जो प्लांट है हमारे, उन्हीं दोनों से हम अचीव कर लेंगे 1800 करोड़। उसके बाद हमको जो एक्स्ट्रा 600-700 करोड़ रेवेन्यू जो जनरेट करना है FY27 एंड उसके आगे 25-30% का ग्रोथ, उसके लिए हम ग्रीनफील्ड कैपेक्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हम सेटअप करेंगे, या फिर जो कोई एग्जिस्टिंग फैसिलिटी होगी उसको भी हम एक्वायर करेंगे अगर उसमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी जो हमको चाहिए। बट क्योंकि हमारा ग्रोथ का टारगेट 25 से 30% है FY29 तक, यानी नेक्स्ट 5 ईयर्स तक, सो हमको ऐसा लगता है कि हमको एक इतनी बड़ी फैसिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी जितनी आज इन दोनों को मिला करके है। मतलब दो फैसिलिटी से 1800 करोड़, तो अगली जो न्यू हम बिल्ड करेंगे उसकी अकेले की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो प्रेफरेंस हमारा रहेगा कि हम ग्रीनफील्ड कैपेक्स करें। एंड अभी इन्होंने दिसंबर के फर्स्ट वीक में अनाउंस भी किया है कि एमपी में उनकी गवर्नमेंट से इनको लैंड अलॉट हो गया है वहां पे। सो वहां पे कंपनी अब अपना केबल मैन्युफैक्चरिंग का फैसिलिटी वहां पे सेटअप कर रही है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। देन लास्टली अगर आप देखोगे तो कंपनी कह रही है कि अगेन वही 500 करोड़ का हम रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट में इस साल। और यूएस में इनका कहना है कि हम टिपिकल ग्रोथ वहां पे प्लान नहीं कर रहे हैं 10-20-30% का, हम उससे भी बहुत हायर रेट पे ग्रो करना चाहते हैं यूएस के अंदर, बिकॉज लास्ट 4 ईयर्स के अंदर हमने वो करके दिखाया है। फर्स्ट ईयर इनका यूएस में रेवेन्यू था 7 करोड़ का, सेकंड ईयर भी यही 7-7.5 करोड़ का, थर्ड ईयर इनका रेवेन्यू हो गया 100 करोड़, एंड उसके नेक्स्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू हो गया 400 करोड़। लास्ट ईयर जरूर 400 करोड़ से गिर करके ये 276 करोड़ पे आया है, लेकिन उसमें भी जैसे हमने डिस्कस किया कि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं गिरा है कंपनी का, वॉल्यूम ग्रोथ हार्डली 4% से नीचे आया है। वैल्यू टर्म में ये इंपैक्ट पड़ा है। प्लस मैनेजमेंट क्या कह रहा है, एक और चीज अगर आप देखोगे हमारी ग्रोथ की क्वालिटी को, सो FY24 में मेजरली जितनी भी इंडस्ट्रीज थी इंडिया के अंदर जो यूएस में एक्सपोर्ट करती थी, आपको दिखेगा हर एक सेक्टर से हर एक कंपनी का ऑलमोस्ट ग्रोथ जो है वो नीचे गया था। बिकॉज यूएस ने क्या किया था कि FY23 में बहुत ज्यादा बाइंग करी थी, मतलब क्रेजी बाइंग करी थी उन्होंने, और उनका इन्वेंट्री, उनका स्टॉक जो है वो बहुत हाई लेवल पे था। तो FY24 में उनका डी स्टॉकिंग चला था, पूरे साल डी स्टॉकिंग चला था, जिससे हर एक सेक्टर पे, हर एक इंडस्ट्री पे बुरा इंपैक्ट पड़ा था। लेकिन उस ड्यूरेशन में भी हमने सिर्फ 4% का वॉल्यूम ग्रोथ का डिक्लाइन देखा। तो इसको लेकर के हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा जो नेटवर्क वहां पे बिल्ड हो चुका है, क्लाइंट वहां पे बिल्ड हो चुके हैं, सो आगे चल के हम एक अच्छा ग्रोथ वहां पे रिपोर्ट करेंगे। टिपिकल 10-20-30% का ग्रोथ वहां पे कंपनी नहीं देख रही है, इससे भी हायर रेट वो यूएस के लिए टारगेट कर रहे हैं। देन लास्टली कंपनी का कहना है कि जो नई गवर्नमेंट वहां पे यूएस में आई है, तो क्या वो उनसे, उनके किसी डिसीजन से कोई डिसएडवांटेज हो सकता है कंपनी को। तो मैनेजमेंट कह रही है कि एक डिसएडवांटेज हमारे पास ऑलरेडी है। इंडिया जब वहां पे एक्सपोर्ट करता है यूएस के अंदर, तो उनको 5% ड्यूटी पे करना पड़ता है। वीजा वीज वियतनाम है, मैक्सिको है, साउथ कोरिया है, ये जो कंट्री जब वहां पे इंपोर्ट करती है तो उनका ड्यूटी फ्री, इनको कोई ड्यूटी पे अभी नहीं करना पड़ता। तो अगर ऐसा हो कि नई गवर्नमेंट /10% ड्यूटी लगा दे और वो सब पे लगाए, तो एक्चुअली हमारे लिए बेनिफिट होगा, बिकॉज हमें भी 10% पे करना पड़ेगा, लेकिन जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी 10% पे करना पड़ेगा। सो यही एक चीज हम देख रहे हैं। अदरवाइज ऐसा सच हमको लगता नहीं है कि कोई हमारा ग्रोथ में एक्सपोर्ट वाले मार्केट पे किसी तरीके का कोई चैलेंज आएगा। सो ये पूरा कॉन कॉल था पैरामाउंट कम्युनिकेशन का। रिजल्ट तो अच्छे आए हैं, मतलब एक अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी रही है, एंड यहां से भी आप नेक्स्ट 5 ईयर्स का गाइडेंस देखोगे तो काफी अच्छा गाइडेंस है। 25 से 30% का ग्रोथ मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है। वैल्यूएशन ऑलरेडी ल्यूक्रेटिव है, 24-25 का पी मल्टीपल है कंपनी का। सो हमने ऑलरेडी इतने सारे कंपनीज को डिस्कस किया है, इतने सारे सेक्टर्स को डिस्कस किया है जिनमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अब एज एन इन्वेस्टर अगर मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना है, तो ऑफकोर्स मेरे को ये देखना है पहले कि मेरे पोर्टफोलियो में वो कैपेबिलिटी है। अगर मेरे पोर्टफोलियो का साइज अलाउ करता है, तब ऑफ कोर्स इन अपॉर्चुनिटीज को भी मैं प्ले करूंगा। यहाँ पे लार्ज कैप में कुछ खास अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी नहीं, बिकॉज पॉली कैप के या इंडस्ट्री का ऑलरेडी री रेटिंग हो चुका है। 25-30 का मल्टीपल था उनका, वो ऑलरेडी री रेट हो चुके हैं 60-70 के मल्टीपल्स पे। सो ये जो छोटे प्लेयर्स हैं, जैसे डेल्टन केबल है, पैरामाउंट कम्युनिकेशन है, एक दो और कंपनीज हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। उनमें मुझे अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी है। तो मेरा प्रेफरेंस क्या रहेगा, ऑफ कोर्स डेल्टन केबल एंड पैरामाउंट कम्युनिकेशन दोनों को प्ले कर सकता हूं मैं, अगर पोर्टफोलियो अलाउ करता है। इनिशियली थोड़ा सा डिसेंट एलोकेशन लेके, देन ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा कि आने वाले क्वार्टर्स में इनकी मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। इन दोनों में अगर चूज करना हो तो मे बी डेल्टन में थोड़ा सा ज्यादा एलोकेशन हो, बिकॉज उनका वो ईपीएस ग्रोथ वाला प्रॉब्लम नहीं है जो पैरामाउंट के साथ में इनका टैक्स को लेकर के। ऑल्दो बिजनेस तो इनको भी अच्छा कर रहा है, इनका भी सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दोनों अच्छे बेट लगते हैं। एक और कंपनी उसको भी डिस्कस करेंगे इसी वीक के अंदर। बाकी आपके जो डाउट्स है आप शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।